टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। सो बुद्धिज़्म की अगर हम बात करें, सो वन ऑफ द मेजर रिलीजन है पूरी दुनिया का, जो कि इंडिया से इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ओरिजिनेट होता है और अब वो साउथ ईस्ट एशिया के काफ़ी हिस्सों तक फैल चुका है। बुद्धिज़्म का जो ओरिजिन है वो सिद्धार्थ की स्टोरी से जुड़ा हुआ है। सिद्धार्थ, जिनको बुद्धा के नाम से जाना जाता है। जो ट्रेडिशंस हैं, बिलीफ्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं बुद्धिज़्म में, वो सब कुछ बुद्धा से जोड़कर देखी जाती हैं और ये वर्ल्ड के चौथे लार्जेस्ट रिलीजन में से एक है आफ्टर क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड हिंदुइज़्म फॉलोअरशिप के हिसाब से। और 7% दुनिया की पॉपुलेशन जो है वो आज भी बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट करे हुए है। तो बुद्धिज़्म जो है वो 0.7% इंडिया की पॉपुलेशन है और 8.4 मिलियन इंडिविजुअल्स हैं ये जो कि बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, जिसमें ज़्यादातर लोग महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। अब थोड़ा सा बुद्धा की बेसिक लाइफ के बारे में जान लेते हैं। कहाँ उनका जन्म हुआ, कैसी उनकी शुरुआती लाइफ थी। ओके, सो बेसिक्स अबाउट बुद्धा की अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, जो कि आज के दिन के नेपाल में है, 563 BC में। और सिद्धार्थ गौतम के नाम से उनका जन्म हुआ। उनकी माँ का नाम माया था, पापा उनके सुधोधन थे, उनके फादर का नाम, और वो राजा थे। सुधोधन और माया के बेटे थे सिद्धार्थ गौतम। और सक्यान किंगडम से ये लोग बिलोंग करते थे, क्षत्रिय क्लान से आते थे, यानी जो इनका क्लान था वो क्षत्रिय था। अच्छा, ये जो है ये वैशाखी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर इनका जन्म हुआ था। वैशाखी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर इनका जन्म हुआ था। इनकी शादी प्रिंसेस यशोधरा से की गई थी और इनका एक बेटा था जिसका नाम था राहुल। अच्छा, 29 साल के जब ये हो जाते हैं, जब इनकी एज 29 साल हो जाती है, तो वो अपना घर छोड़ देते हैं अपने हॉर्स कंठक पे चलते हुए और अपने चेरियोटियर यानी कि अपने सारथी के साथ होते हैं जिसका नाम है चन्ना। और ये सच की तलाश में निकल पड़ते हैं। वो एज एन एसेटिक, एज अ रिनाउंसर अगले 6 सालों तक अपनी लाइफ के इधर उधर घूमते रहते हैं। फिर उसके बाद में फिर वो गया जाते हैं, गया जो कि बिहार में है, और वहाँ पर वो एक पीपल ट्री के नीचे बैठ जाते हैं। फिर वो वहाँ पर सोचते हैं उस हर चीज़ के बारे में और ख़ुद को सारे अटैचमेंट से मुक्त करने की कोशिश करते हैं। जितनी भी चीज़ों से वो जुड़े हुए हैं उनसे डिटैच करने की कोशिश करते हैं और सच की तलाश करने की कोशिश करते हैं, जो कि हैप्पीनेस का एक लौता सीक्रेट है। यानी आपको अगर खुश होना है तो आप जिन भी चीज़ों से अटैच्ड हैं उनसे डिटैच हो जाइए, यानी उनको छोड़ दीजिए, उनसे अपने आप को अलग कर लीजिए, तो आप सुखी हो जाएंगे। और जब तक आप चीज़ों से अटैच रहेंगे तो आप परेशान रहेंगे। ठीक है, तो 35 इयर्स की एज में अपने जन्म के ही दिन, अपने बर्थ वाली ही डेट को वो इनलाइटनमेंट को अटेन करते हैं, निर्वाण को अटेन करते हैं उसी पीपल ट्री के नीचे, और बनते हैं बुद्ध। बुद्ध मतलब इनलाइटेंड वन, यानी जिस पे नूर आ गया है, जिस पे इल्म आ गया है, जो जानता है सब कुछ। ठीक है, तो निर्वाण जब उन्हें बोधगया में मिल जाता है तो फिर वो अपना पहला सरमन देते हैं अपने 5 कंपेनियंस को, अपने 5 साथियों को, डियर पार्क में, सारनाथ में, जो कि वाराणसी के पास है। इस इवेंट को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, यानी धर्म के चक्र को चलाना। अच्छा, पहले 5 जो डिसाइपल्स थे, कंपेनियंस थे बुद्धा के, जो कि सारनाथ के सरमन में मौजूद थे, उनके नाम हैं कौंडिन्य, भद्रिका, वाष्पा, महानामन और अश्वजित। ठीक है, अश्वजित, ये नाम आपको याद रखें, 5 नाम हैं, जो कि ये 5 डिसाइपल्स थे जो कि सारनाथ में मौजूद थे जब गौतम बुद्ध ने अपना पहला सरमन दिया। उसके बाद में जो 3 ज्वेल्स हैं, जो कि जिनको त्रिरत्न कहा जाता है, जो कि बुद्धिज़्म के मतलब त्रिरत्न यानी 3 इम्पॉर्टेंट ज्वेल्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बुद्ध यानी कि द इनलाइटेंड वन, फिर धम्मा यानी कि बुद्धा की टीचिंग्स, उनकी डॉक्ट्रीन, फिर संघ यानी मोनास्टिक ऑर्डर।
जो कि पूरी मोनास्ट्री का जो ऑर्डर होगा वो हमारा संघ है। अच्छा, अब इन 3 ज्वेल्स या त्रिरत्न में से संघ का जो कॉन्सेप्ट है या ऑर्डर का जो कॉन्सेप्ट है वो बुद्ध ने पहला सरमन जब दिया था उसी टाइम पे इनिशिएट किया था सारनाथ में। ये जो 5 कंपेनियंस थे बुद्ध के साथ, इन्होंने मिलकर के एक संघ बनाया था, एक ग्रुप बना लिया था। ठीक है, तो एक संघ तभी बन चुका था पहले सरमन के बाद, जो कि आपका सारनाथ में हुआ। उसके बाद में बुद्धा ने महापरिनिर्वाण अटेन किया कुशीनगर में, जो कि मल्ला महाजनपद में था, उत्तर प्रदेश में, 80 साल की उम्र में, प्रोबेबली 483 BC में। और ये कहा जाता है कि ये हो सकता है किंग बिम्बिसार की लाइफ के मेजर पार्ट से कंटेम्प्रेरी रहे हों फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स। और आखिरी के साल अजातशत्रु हर्यंका डायनेस्टी के जो थे उनसे कंटेम्प्रेरी रहे। तो बुद्धा को अलग अलग बुद्धिस्ट टेक्स्ट में तथागत कहा जाता है या फिर शाक्य मुनि कहा जाता है। अच्छा, इनके जो प्रेडेसेसर रहे हैं बुद्धा के बुद्धिज़्म के अंडर में वो हैं कश्यप बुद्धा, और इनके जो सक्सेसर हैं वो हैं मैत्रेय, फ्यूचर बुद्धा। ठीक है, अर्ली बुद्धिस्ट स्कूल कौन कौन से थे? तो जब बुद्धा की डेथ हो जाती है तो जो ओरिजिनल संघ है वो 2 अर्ली स्कूल्स में बट जाता है, 383 से 250 BC के बीच में। और इसमें 2 पहले स्कूल का नाम है थावीरा निकाया। थावीरा निकाया जो है वो जिसके अंदर सब सेक्ट्स आते हैं, यानी उसके अंदर छोटे छोटे सेक्ट्स आते हैं, जिसमें महिशासक, सरवस्तिवाड़ा, संक्रांतिका, सौत्रांतिका, धर्मगुप्तका, वत्सीपुत्रिया, धर्मोत्तरिया, भद्रानिया, सनाग्रिका और समातिया, ये सारे सबसेक्ट्स हैं उसके। ठीक है, थावीरा निकाय के। और उसके बाद में अगला है महासमगिका। महासमगिका के सबसेक्ट्स में आता है गोकुलिका, प्रजनपतिवाड़ा, बहुश्रुतिया और एकाव्या, हरिकास, कैतिका। दूसरे जो सबसेक्ट्स हैं वो इन दोनों स्कूल्स के अंडर में नहीं आते, और वो हैं हेमावाटिका, राजगृहा, सिद्धांतका और पुवासिलिया, अपारिसिलिया और अपारा राजगृहिका। बाद में जो बुद्धिस्ट स्कूल हैं उन्होंने थेरावाड़ा को और महायाना को और वज्रयाना को इंक्लूड कर लिया। फ़िलॉसफी क्या थी बुद्धिज़्म की, कॉन्सेप्ट क्या था पूरा, वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो बेसिक टेनेट्स हैं या जो बेसिक प्रिंसिपल हैं बुद्धिज़्म के, वो 4 मेजर नोबल ट्रूथ के फॉर्म में हमें बताए जाते हैं। ठीक है, तो पहला है द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, यानी दुख। दुख जो है वो हर प्राणी के साथ है। अब दुख ओरिजिनेट कहाँ से होता है वो हमें समझना है। तो सफरिंग का ओरिजिनेशन जो है वो समुदाय कहलाता है, और सफरिंग से निजात पाने को निरोध कहते हैं। और जो रास्ता है सफरिंग से निजात पाने का वो है मार्ग। तो दुख, समुदाय, निरोध और मार्ग, 4 हमारे पास नोबल ट्रूथ हैं बुद्धिज़्म के अंदर में। तो जो लाइफ है वो दुख से भरी हुई है, सफरिंग से भरी हुई है, और लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स के अंदर कहीं ना कहीं दुख का बीज मौजूद है। अब जो दुख है वो क्यों होता है? दुख डिज़ायर्स की वजह से होता है, इच्छाओं की वजह से होता है। तो इसकी वजह से एक इंसान जो है वो हमेशा संसार में फंसा रहता है, जो एंडलेस साइकिल है रिपीटेड रीबर्थ की, उसमें फंसा रहता है। और दुख जो है और फिर से मरना, दुखी होना, ये जो पूरी साइकिल है इसमें वो फंसा रहता है। अगर एक इंसान अपनी किसी तरीके से अपनी इच्छाओं से मुक्ति पा ले, अपनी ज़रूरतों से मुक्ति पा ले, तो वो शांति में आ जाएगा, वो फ्री हो जाएगा। और इसको किया जा सकता है नोबल 8 फोल्ड पाथ के थ्रू। नोबल 8 फोल्ड पाथ के थ्रू इसमें क्या क्या आता है देखिए। सबसे पहला है काइंड, ट्रूथफुल और राइट स्पीच, यानी आपको सही बात वो बोलनी है। दूसरा है सही काम करना है, ईमानदारी से और शांति से सही काम करना है। तीसरी चीज़ है आपको सही कमाई का ज़रिया ढूंढना है। ठीक है, किसी और को हार्म ना करते हुए आपको अपनी माश का ज़रिया जो है वो सही ढूंढना है। और राइट एफर्ट आपको पुट करना है, यानी सेल्फ कंट्रोल को बनाते हुए सही तरीके का एफर्ट आपको लगाना है।
फिर आपको समझदारी का इस्तेमाल करना है, फिर मेडिटेशन करना है ठीक तरीके से, और अपने मीनिंग ऑफ लाइफ को खोजने की कोशिश करनी है। और जो वर्थ है सिंसियर और इंटेलिजेंट मैन की, वो राइट थॉट से आती है। तो राइट थॉट्स यानी आपको अपनी जो सोच है वो हमेशा सही रखनी है, और जो आप सुपरस्टिशंस को हमें अवॉइड करना है, अंधविश्वास को अवॉइड करना है, और सही समझदारी को मेंटेन करके चलना है, सही समझ को मेंटेन करना है। तो बुद्धा के अकॉर्डिंग जो मिडिल पाथ है, जिसको हम मध्यम मार्ग कहते हैं या मिडिल वे कहते हैं, वो नोबल एट फोल्ड पाथ का कैरेक्टर डिस्क्राइब करता है, और उसी से आप लिबरेशन की तरफ पहुंचेंगे। बुद्धिज़्म जो है वो ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास को रिजेक्ट करता है, और साथ ही में जो कॉन्सेप्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ सोल यानी कि आत्मा एग्जिस्ट करती है, उसको भी रिजेक्ट करता है। हालांकि जैनिज़्म ऐसा नहीं करता। जैनिज़्म बिलीव्स इन द कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मन। एक बार बुद्धा ने जब परिनिर्वाण अटेन कर लिया एट कुशीनगर इन 483 BC, तो वहाँ पे एक ज़रूरत पड़ी कि जितनी भी बुद्धा की टीचिंग्स थी उन सबको अब कंपाइल किया जाए। तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल बैठी, जो कि अगले 500 साल के टाइम पीरियड में अलग अलग टाइम पर हुई हैं, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल, और उन्होंने इस मटेरियल को पिताकास के फॉर्म में कलेक्ट किया है। तो पिताकास आदि कलेक्शंस और कंपाइलेशंस। तो रिजल्ट ये होता है कि हमें 3 मेजर पिताकास मिलती हैं, विनाया पिताका, सुत्ता पिताका और अभिधम्म पिताका। विनाया पिताका, सुत्ता पिताका, अभिधम्म पिताका आर द 3 मेजर पिताकास। एंड पिताका क्या होती है? पिताका इज अ कंपाइलेशन ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग, जो कि उनकी डेथ के बाद कंपाइल किया गया। तो जब हम इसको कंबाइन कर लेते हैं तो इसको त्रिपिटका बोलते हैं। तो त्रिपिटका को आप त्रिपिटका लिख के फिर नीचे विनाया, सुत्ता और अभिधम्म पिताका भी लिख सकते हैं। ये सब जो है ये पाली लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, ठीक है। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल कौन कौन से थे? क्योंकि पाली वॉज द लैंग्वेज ऑफ दैट टाइम, पाली एंड प्राकृत। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल कब कब हुए, कौन कौन से और कहाँ कहाँ हुए? तो जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल है वो राजगीर में हुआ, 483 BC के अराउंड हुआ, और ये मतलब बुद्धा की डेथ के टाइम पर ही हुआ, और सप्तापर्णी केव में हुआ था ये, और जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा हुआ था। अच्छा, इसके चेयरमैन कौन थे? तो ये राजा अजातशत्रु की पैट्रनेज में हुआ था, और इसके चेयरमैन थे महाकश्यप। और उपाली ने विनाया पिटका को रिसाइट किया था, जिसके अंदर बुद्धिस्ट ऑर्डर के रूल्स थे। आनंद ने बुद्धा के दूसरे डिसाइपल्स, आनंद जो बुद्धा के दूसरे डिसाइपल थे, उन्होंने सुत्ता पिताका को रिसाइट किया था, जिसमें ग्रेट कलेक्शन ऑफ बुद्धा सरमन्स थे ऑन मैटर्स ऑफ डॉक्ट्रिन एंड एथिकल बिलीफ। तो यानी कि अगर हमसे कोई पूछे कि विनाया पिटका किस चीज़ की किताब है, किस चीज़ के बारे में है, तो इसमें हमें बुद्धिस्ट संघ या बुद्धिस्ट ऑर्डर के रूल्स के बारे में पता चलता है कि बुद्धिस्ट ऑर्डर में रहने वाले जो लोग हैं उनको किन रूल्स का पालन करना है। और अगर हमसे कोई पूछे कि सुत्ता पिताका क्या है, तो सुत्ता पिताका जो है वो बुद्धा के सरमन्स का कलेक्शन है। अलग अलग मसलों पे बुद्धा ने जो लोगों को एड्रेस किया था वो उसका कलेक्शन सुत्ता पिताका के अंदर मौजूद है। फिर दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो वैशाली में होती है। इसके लगभग 100 साल बाद, अप्रॉक्सीमेट 100 साल बाद, एग्जैक्ट 100 साल बाद भी आप कह सकते हैं, 383 BC में होती है। किसके पेट्रनेज में हो रही है? ये हो रही है किंग काल अशोक। काल अशोक के पेट्रनेज में हो रही है। चेयरमैन है सबाकामी। अच्छा, ये अप्रॉक्सीमेटली 100 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा हो रही है। अच्छा, इसमें क्या हुआ है? मेनली 10 डिस्प्यूटेड पॉइंट थे विनाया पिटका के अंदर, तो उस पर ये काउंसिल बिठाई गई थी कि उन 10 पॉइंट्स के ऊपर चर्चा की जा सके। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में होती है 250 BC में, यानी कि तकरीबन 75 साल का डिफरेंस हो गया। तो ये किंग अशोक के अंडर में होती है। इसके चेयरमैन बनते हैं मोगालीपुत्र तिस्सा, ठीक है। और मोगालीपुत्र तिस्सा इसके चेयरपर्सन बनते हैं, चेयरमैन बनते हैं। और यहाँ पे अभिधम्म पिताका का कंपाइलेशन होता है। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल होती है जो कि कुंडलवान कश्मीर में होती है 72 AD में, यानी कि अब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया, बहुत लंबे समय के बाद काउंसिल हुई है। ये काउंसिल किंग कनिष्क के अंडर में होती है, और इसके चेयरमैन बनते हैं वसुमित्र। इससे क्या होता है? बुद्धिज़्म का डिवीज़न होता है हीनयान और महायान में।
अश्वघोष जो हैं, जो कि डिप्यूटी थे वसुमित्र के, वो इस काउंसिल में पार्टिसिपेट करते हैं और जितने भी डेलिब्रेशंस थे वो संस्कृत में किए गए। एक चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो श्रीलंका में हुई थी। ठीक है, तो ये आपके 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हैं जिनको आपको याद रखना है, समझना है अच्छे से, कौन सी कहाँ कहाँ पर हुई। विनाया पिताका, सुत्ता पिताका, अभिधम्म पिताका, 3 पिताका हैं, त्रिपिताका, जो कि लिखी गई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, ये रिकॉर्ड किया गया कि चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल में किंग कनिष्क के टाइम पर एक स्प्लिट हुआ बुद्धिज़्म में, 2 सेक्ट्स बने, हीनयान और महायान बुद्धिज़्म। और बाद में ये देखा गया कि हीनयान स्कूल धीरे धीरे करके डिक्लाइन करता गया और 2 नए स्कूल बुद्धिज़्म के अंदर जन्म लेते हैं। और जो 4 मेजर स्कूल्स हैं जो कि अभी तक बुद्धिज़्म में बने हैं वो हैं हीनयान बुद्धिज़्म, महायान बुद्धिज़्म, थेरावाड़ा बुद्धिज़्म और वज्रयान बुद्धिज़्म। तो बुद्धिज़्म की जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें सबसे पहली चीज़ तो आती है कि आपको बुद्धा की शरण में जाना है ना, बुद्धम शरणम गच्छामि। और जो धम्म है और जो संघ है उसमें उसकी शरण में जाना है। आपको स्क्रिप्चर्स पढ़ने हैं, आपको जो जितना भी टेक्स्ट है उसको पढ़ना है, आपको मोरल प्रीसेप्ट्स को ऑब्जर्व करना है, और आपको क्रेविंग्स यानी जितनी भी भूख है, भूख मतलब किसी भी चीज़ की भूख है, डिज़ायर्स हैं, उन सबको रिनंस करना है, उन सबको छोड़ना है, अटैचमेंट से आपको दूरी बनानी है, और मेडिटेशन को प्रैक्टिस करना है, मेडिटेशन की प्रैक्टिस को बनाए रखना है, विजडम को कल्टिवेट करना है, समझदारी को, समझ को अपने अंदर आपने कल्टिवेट करना है, लविंग और काइंडनेस को अपने अंदर कल्टिवेट करना है, कंपैशन बढ़ाना है लोगों के लिए, चीज़ों के लिए, दुनिया के लिए अपने अंदर कंपैशन को बढ़ाना है। तो जो महायान प्रैक्टिसेस हैं वो है बोधिसत्ता, और जो वज्रयान प्रैक्टिसेस है जनरेशन स्टेज और कंप्लीशन स्टेज की। ठीक, ओके। थेरावाड़ा में क्या है कि अल्टीमेट गोल जो होता है वो होता है कलेश जितने भी हैं, जो कलेशाज जितने भी जीवन के कलेश हैं उनसे मुक्ति पाना और सबलाइम स्टेट ऑफ निर्वाण तक पहुंचना, जो कि नोबल एटफोल्ड पाथ को फॉलो करके पहुंच जाता है इंसान। तो जो भी साइकिल ऑफ सफरिंग एंड रीबर्थ है उसको आपको ख़त्म करना है अपनी लाइफ से। उसके बाद में निर्वाण की तरह ही महायान सेक्ट जो है वो बुद्धाहुड के लिए एस्पायर करता है, बोधिसत्वा पाथ को फॉलो करके वो बुद्धाहुड तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यानी कि बुद्धाहुड वो स्टेट है जहाँ पे एक साइकिल ऑफ रीबर्थ में रहता है ताकि दूसरे लोगों को जागृत कर सके। यानी वो निर्वाण की प्राप्ति इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि अभी और लोगों को जगाना बाकी है। अच्छा, जो 4 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं बुद्धिज़्म के, या जो 4 स्कूल्स हैं या सेक्ट्स हैं उनको डिटेल में नीचे डिस्कस किया गया है। पहला है हीनयान बुद्धिज़्म। हीनयान बुद्धिज़्म को हम लेसर व्हीकल या फिर लेसर व्हीकल बोलते हैं हीनयान बुद्धिज़्म को। और जो स्कूल है उसके अंदर ओरिजिनल प्रीचिंग्स आती हैं बुद्धा की, और ये ऑर्थोडॉक्स स्कूल है, यानी कि ओल्डर टाइप का स्कूल है, ओल्ड स्कूल टाइप है, यानी पुराना इसमें सब कुछ है। ये लोग आइडल या इमेज वर्शिप में बुद्धा की बिलीव नहीं करते कि हम बुद्धा की इमेज बना करके या उनका आइडल बना करके उसकी पूजा नहीं करेंगे। ये इंडिविजुअल सेल्वेशन में बिलीव करते हैं कि हर इंसान की मुक्ति अलग अलग होनी है और इंडिविजुअल सेल्वेशन को अटेन करने की कोशिश करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन की मदद से और मेडिटेशन की मदद से। और अल्टीमेट एम जो है हीनयान का वो है निर्वाण को अटेन करना। हीनयान का जो एक सबसेक्ट है वो है थावीरवाड़ा या जिसको थेरावाड़ा भी बोलते हैं। तो जो हीनयान स्कॉलर्स हैं वो हमेशा पाली लैंग्वेज का ही ज़्यादा इस्तेमाल करते थे मासेस के साथ इंटरैक्ट करने के लिए। एम्परर अशोक जो हैं उन्होंने हीनयान सेक्ट को पेट्रनाइज किया, और महायान स्कूल जो है वो बाद में काफ़ी एग्जिस्टेंस में आया इन द टाइम ऑफ कनिष्का। तो हीनयान स्कूल जो था वो उसके ओरिजिनल फॉर्म में ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट था, यानी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। आज के अगर हम टाइम पे देखें तो हीनयान का हमें बहुत कम एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, बल्कि मिलेंगे ही नहीं। तो आज के टाइम पे जो बुद्धिज़्म देखते हैं
बुद्धिज़्म हम देखते हैं वो हीनयान बुद्धिज़्म नहीं है। अगला है महायान बुद्धिज़्म। महायान बुद्धिज़्म को ग्रेटर व्हीकल भी बोलते हैं। ये स्कूल लिबरल है और बिलीव करता है कि हेवनलीनेस ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्वास, यानी कि बुद्धा का जो नेचर है उसमें ही उस नेचर में ही जन्नत है। तो जो अल्टीमेट गोल है महायान के अंदर वो ये है कि आपको अपनी आत्मा का या आपको अपनी स्पिरिट का अपलिफ्टमेंट करना है, आपको अपनी अंदर की चीज़ों को सुधारना है। तो जो महायान के फॉलोअर्स हैं वो आइडल या इमेज वर्शिप में बिलीव करते हैं बुद्धा की, और जो कॉन्सेप्ट है बोधिसत्वा का वो महायान बुद्धिज़्म से ही निकला है। महायान को बोधिसत्वायाना भी कहते हैं या बोधिसत्व व्हीकल भी कहते हैं, ठीक है। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो फॉलोअर्स हैं वो बोधिसत्व कॉन्सेप्ट ऑफ मुक्ति में बिलीव करते हैं सभी कॉन्शियस इंडिविजुअल्स के। यानी अगर एक बंदा उसको उसको अल्टीमेट गोल उसने अचीव कर लिया, तो अब वो क्या करेगा, वो दूसरे लोगों के इनलाइटनमेंट पर काम करेगा, वो दूसरे लोगों को जागृत करेगा, फिर वो दूसरे लोग जो हैं वो और लोगों को जागृत करेंगे। तो इस तरीके से जो जागृति है वो फैलती जाएगी, ठीक है। ओके, दूसरे शब्दों में कहें तो यूनिवर्सल लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग्स ऑफ ऑल बीइंग्स, यानी सभी लोगों को हमें आज़ादी दिलानी है उनके सफरिंग से, ठीक है। अगला है बोधिसत्वा जो है वो कंप्लीट एनलाइटनमेंट की तलाश करता है सभी लोगों के बेनिफिट के लिए। और एक बोधिसत्वा जिसने अपने गोल को अकम्प्लिश कर लिया हो उसको कहा जाता है साम्याक सेंट बुद्ध। और प्रोमिनेंट महायान टेक्स्ट में आता है लोटस सूत्रा और महावंसा, ठीक है। और लोटस सूत्रा के अनुसार महायान स्कूल 6 परफेक्शंस या फिर पारामिताज में बिलीव करता है जो कि हर इंडिविजुअल को फॉलो करने हैं। पहले है दान यानी जेनरोसिटी, दूसरा है सिल यानी कि वर्चू, मोरालिटी, डिसिप्लिन और प्रॉपर कंडक्ट। फिर है शांति जो है वो है पेशेंस, टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस। और फिर है वीर यानी एनर्जी, डिलिजेंस, विगर या एफर्ट। फिर है ध्यान यानी वन पॉइंटेड कंसंट्रेशन। फिर है प्रजन यानी विजडम एंड इंसाइट। स्कॉलर्स के अनुसार एक सबसेक्ट जो है महायान का वो लेटर पीरियड में डेवलप हुआ और उसका नाम था वज्रयान। तो जो महायान स्कॉलर हैं वो प्रीडोमिनेंटली उन्होंने संस्कृत को एज अ लैंग्वेज यूज़ किया। एम्परर कनिष्क जो थे कुषाण डायनेस्टी के, वो कहा जाता है कि वो महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म के फाउंडर बने इन 1st सेंचुरी AD। प्रेजेंटली मेजॉरिटी ऑफ बुद्धिस्ट फॉलोअर्स जो हैं दुनिया में वो महायान सेक्ट से बिलोंग करते हैं, अराउंड 53.2% एज पर 2010 रिपोर्ट। दूसरे जो कंट्रीज़ हैं जो कि बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं उसमें आता है नेपाल और बांग्लादेश, जापान, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, मंगोलिया, चाइना, भूटान और तिब्बत। फिर आता है हमारा मध्यमका स्कूल। मध्यमका स्कूल क्या है कि ये एक स्कूल है महायान बुद्धिज़्म के अंदर, और जो स्कूल है वो शून्यात डॉक्ट्रिन पे बिलीव करता है, ठीक है। तो नागार्जुन जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़िलासफ़र रहे हैं, प्रोमिनेंट फ़िलासफ़र रहे हैं बुद्धिज़्म के 2nd-3rd सेंचुरी AD में, तो जो सेंट्रल आइडिया था शून्यात डॉक्ट्रिन का महायान बुद्धिज़्म के अंडर, वो इस फैक्ट में था कि जितनी भी चीज़ें हैं या जितनी भी फेनोमेनन्स हैं, धर्मा और वो एम्प्टी हैं, वो शून्य हैं, यानी उनका कोई वैल्यू नहीं है, चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं है, सब्सटेंस का कोई वैल्यू नहीं है। तो चंद्राकीर्ति एक ग्रेट स्कॉलर रहे इस स्कूल के। अगला आता है बोधिसत्वा का क्या इम्पोर्टेंस है इन बुद्धिज़्म। तो बोधिसत्वा वो होता है जिसने बोधिसित्ता को जनरेट किया हो। बोधिसित्ता क्या है, एक स्पॉन्टेनियस विश या एक कंपैशनेट माइंड को उसने जनरेट किया हो बुद्धाहुड को अटेन करने के लिए, यानी उसको एक मतलब वो जो है वो बुद्धाहुड को अटेन कर चुका है, यानी बुद्धा जैसा वो अपने मतलब एक तरीके से उसने अपने सोल पे काम किया है और उसने उसको फ्री कर दिया है, ठीक है। अच्छा, बुद्धा जो है वो अपने प्रीवियस बर्थ में ये सोचा करते थे। अच्छा, एक चीज़ और,
ये जो है ये यूनिवर्सल लिबरेशन में बिलीव रखता है और ये एक कॉन्सेप्ट है अंडर महायान बुद्धिज़्म। बुद्धा जो थे अपनी प्रीवियस बर्थ में उनको माना जाता था कि वो बोधिसत्वा थे और जाटका टेल्स के अनुसार और जो स्टोरीज़ हैं जो कि अलग अलग अटेम्प्ट्स बोधिसत्वा के हमें दिखाती हैं क्वालिटीज़ जैसे कि सेल्फ सेक्रीफाइस और मोरालिटी को डिपिक्ट करने के लिए। थेरावाड़ा बुद्धिज़्म के अंडर में एक बंदा जिसका एम फुल्ली इनलाइटेंड बनने का हो वो अभी भी सब्जेक्ट टू बर्थ, इलनेस, डेथ, सॉरो, डिफाइलमेंट और डिल्यूजन रहता है। तो अगर आपको एक बुद्धा बनना है तो एक बोधिसत्वा जो है वो 10 ग्राउंड्स या भूमि से अपना काम चालू करता है। ग्रेट जॉय, स्टेनलेस, लूमिनस, रेडियंट, वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रेन, ऑब्वियस ट्रांसीडेंट, गॉन अफार, इमूवेबल, गुड डिस्क्रिमिनेटिंग विजडम और क्लाउड ऑफ धर्मा। जब वो ये 10 भूमिस को पास कर लेता है तो वो बन जाता है एन इनलाइटेंड वन। प्रोमिनेंट बोधिसत्वास जो कि बुद्धिज़्म के अंडर में थे उसमें आते हैं अवलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वर की अगर हम बात करें तो 3 प्रोटेक्टिव डीटीज़ जो कि बुद्धा के अराउंड हैं वो उनको जो लोटस फ्लावर होल्ड कर रहे हैं वो अवलोकितेश्वर हैं और इनको पद्मपनी भी कहा जाता है। इनकी जो पेंटिंग्स हैं वो हमें अजंता केव्स में भी मिलती हैं और ये सबसे ज़्यादा एक्नॉलेज्ड हैं अमंग ऑल दी बोधिसत्वास। जो बोधिसत्वास हैं कंपैशन के जो कंपैशन के जो बोधिसत्वा हैं, जो दुनिया की दुखों को सुनने वाले जो बोधिसत्वा हैं, जो अपने स्किलफुल मीन्स को यूज़ करते हैं लोगों की मदद करने के लिए। और थेरावाड़ा बुद्धिज़्म में वो कंबोडिया में हम उनको देखते हैं, उनका नाम लोकेश्वर हो जाता है। तो पद्मपनी और अवलोकितेश्वर और लोकेश्वर ये एक ही बंदे के 3 अलग अलग नाम हैं, ठीक है। और इनको एज ए फीमेल भी डिपिक्ट किया जाता है और कहा जाता है कि दलाई लामा में भी इन्हीं की होलीनेस बसती है।